नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का वाईसीटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वह अनुभवात्मक शिक्षण की बात करेंगे। बेहतरीन पार्ट होगा, आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पेडागोजिकल पार्ट होने वाला है। बेहतरीन सेशन होगा, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे एक बार शुरुआत में सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर देंगे। मित्र, सीखेंगे समझेंगे हर पॉइंट को जो आप सभी के पेपर में चीजें पूछी जाने वाली है, क्योंकि जो क्लास है आज की क्लास वह पूरी तरीके से पूरा पेडागोजिकल पार्ट होगा। क्योंकि जो आपके पेपर में पेडागोजिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजिकल पार्ट होते हैं, जैसे पूरी तरीके से शिक्षा शास्त्री एक तरीके से समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी तरीके से फैक्ट नहीं होकर के कॉन्सेप्ट पर होगा। बात करेंगे जो अनुभवात्मक गतिविधि क्या होता है, अनुभवात्मक गतिविधि क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज। उसके साथ साथ जो आप सभी को पढ़ना है वह है आधारित शिक्षण शास्त्र और केस अध्ययन आधारित। मतलब जो इस पर हम पढ़ेंगे वह आधारित शिक्षा शास्त्र होगा और केस अध्ययन आधारित शिक्षा शास्त्र होगा, जिसको बोलते हैं बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। आगे दोस्त समझने की कोशिश कीजिए। करा कि सबसे पहले हम बात करेंगे, वह बात करने वाले प्रत्यक्ष अनुभव की, प्रत्यक्ष अनुभव और केंद्रित प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। तो करा कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड फोकस्ड जो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, क्या क्या है दोस्त, वह है डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एंड जो फोकस्ड रिफ्लेक्शन है उसकी बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव या केंद्रित प्रतिबिंब बोलते हैं। करा कि शिक्षा के दर्शन और पद्धति के रूप में अनुभवात्मक शिक्षा को जो प्रत्यक्ष अनुभव और प्रतिबिंब के महत्व को जोड़ देती है। तो इसमें कह रहा है दोस्त, जो अनुभवात्मक शिक्षा है उसको क्या करती है, जोड़ देने का प्रयास करती है। करे यही पर ध्यान देंगे, करे अनुभवात्मक शिक्षा जो प्रत्यक्ष अनुभव को जोड़ देती है, महत्व पर जोड़ देती है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले शिक्षक जानबूझकर अपने छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करते हैं। इसमें क्या किया जाता है दोस्त, इस दृष्टिकोण की बात करें तो इसका प्रयोग करने के लिए जो टीचर है, जो शिक्षक है, वह जानबूझकर क्या करता है, अपने जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या करता है, व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करते हैं, व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं करेंगे। और फिर उन्होंने जो सीखा है उस पर चिंतन करने में और उनका मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जो बच्चों ने सीखा है उन्होंने जो सीखा है उस पर चिंतन करने की बात करवाते हैं टीचर और मार्गदर्शन करते हैं बच्चे। या छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने, उनके कौशल विकसित करने और उनके मूल्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जो सबसे बात की जाए प्रत्यक्ष अनुभव है दोस्त और जो केंद्रित प्रतिबिंब है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को कौशल को विकसित किया जाता है, साथ साथ उनके मूल्यों को स्पष्ट करने में मदद किया जाता है। आगे बात करेंगे, उदाहरण के लिए देखिए क्या है, उदाहरण के लिए समझेंगे। उदाहरण के लिए जब समझने की बात करें, करेक्ट, एक इंजीनियरिंग कक्षा के एक शिक्षक के पास, कोई इंजीनियरिंग क्लासरूम है, एक शिक्षक है, उसके पास बात करें, एक शिक्षक के पास एक असाइनमेंट के रूप में एक छोटे से पुल का डिजाइन, मतलब असाइनमेंट के लिए एक कोई छोटा पुल जो बनाने के लिए पुल का डिजाइन और निर्माण करने वाले छात्र हो सकते हैं। मतलब एक छोटे से पुल का डिजाइन और निर्माण करने वाले छात्र हो सकते हैं। छात्रों को पुल के निर्माण पर डिजाइन, जो छात्रों को पुल का जो निर्माण हो रहा है उसका डिजाइन, बजट, सामग्री और असाइनमेंट पर काम करना होगा। मतलब कोई पुल बन रहा है, उस पर बच्चों को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना होगा, ये सभी जो डिजाइन कैसे बनेगा, उसका बजट कितना खर्चा आएगा, उसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, उस पर असाइनमेंट पर काम करना होगा। पुल बनने के बाद शिक्षक एक कक्षा चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा जहां छात्र इंजीनियरिंग डिजाइन प्रक्रिया और असाइनमेंट के दौरान विकसित समस्या समाधान कौशल के बारे में जो कुछ सीखा है उस पर क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, उस पर फोकस्ड करते हैं। और बात किया जाए प्रतिबिंबित करते हैं या प्रतिबिंब छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में क्या करता है, मदद करता है और उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है जिनमें उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें दोस्त बात किया जाए
उदाहरण के लिए समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि उदाहरण में बात कर रहा है कि जैसे किसी बच्चों को, स्टूडेंट को उसका डिजाइन बनाने के निर्माण के लिए छात्र को दिया जाता है और बाद में उस पर टीचर क्या करता है, चर्चा पर चर्चा करता है। आगे कर रहा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। या लर्निंग बाय डूइंग की बात करें तो आप जानते हैं दोस्त, या किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया। किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया है। और जॉन डेवी कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के दोस्त, अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के क्या थे, निवासी थे जॉन डेवी, और उनके द्वारा यह बात की जाती है। अगर हम बात करें दोस्त करके अनुभवजन्य शिक्षण की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग है या प्रायोगिक ज्ञान है, तो प्रायोगिक ज्ञान या फिर से बोलेंगे अनुभवजन्य शिक्षा एक सम्मिलित सीखने की प्रक्रिया के रूप में जो हाथों के अनुभव, या इसे बोलेंगे हैंड्स ऑन, क्या बोल देंगे, हाथों के अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रतिबिंब के महत्व पर जोर देती है। प्रतिबिंब के महत्व पर क्या देती है, जोर देती है। या एक ऐसी विधि है, एक ऐसी जो लर्निंग बाय डूइंग ऐसी विधि है जहां बात करें, जहां छात्र अनुभव करके और उस पर विचार करके सीखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लर्निंग बाय डूइंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग पर क्या होता है, अगर आपसे पूछिए लर्निंग बाय डूइंग पर काम क्या होता है, तो आप कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग में क्या करेंगे, तो अनुभव करके क्या करते हैं, अनुभव करके और उस पर विचार करके सीखा जाता है। मतलब अब अनुभव करेंगे, खुद वर्क करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा कई रूप ले सकती है, जैसे हाथों पर प्रयोगशाला प्रयोग कर, इंटर्नशिप अभ्यास कर, क्षेत्र अभ्यास, विदेश में अध्ययन कार्यक्रम या स्नातक अनुसंधान और स्टूडियो प्रदर्शन, इसकी बात किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग में। आगे दोस्त समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए, उदाहरण की बात करें तो कह रहे कि जीव विज्ञान वर्ग के एक शिक्षक, जीव विज्ञान जो लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जीव विज्ञान वर्ग के एक शिक्षक हैं, वह शिक्षक है पौधे की वृद्धि, जो पौधे का ग्रोथ है और पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए छात्रों से एक प्रयोगशाला प्रयोग करवा सकते हैं। मतलब इस पर ध्यान देंगे तो उदाहरण के लिए बात करें तो उस पर प्रयोगशाला में क्या करेंगे, प्रयोग करवाते हैं शिक्षक, छात्र प्रयोग करेंगे और अपनी टिप्पणी को रिकॉर्ड करेंगे। जब बच्चा प्रयोगशाला करके, लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, मतलब प्रयोगशाला में होगा, लर्निंग मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होगा। और उसमें बात किया जाए करें कि जो हम प्रयोग करते हैं उस टिप्पणी को क्या करते हैं, उस टिप्पणी को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। प्रयोग के बाद जब प्रयोग हो जाता है, प्रयोग की बात करें, शिक्षक एक कक्षा चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। एक क्लासरूम में चर्चा का सुविधा प्रदान करता है, जहां छात्र इस बात पर विचार करेंगे। किस बात का विचार करेंगे, मतलब सुविधा देने के बाद इस बात पर विचार करेंगे कि उन्होंने प्रयोग से क्या सीखा, और जैसे पौधे की वृद्धि पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रभाव, मतलब ध्यान देंगे यहाँ पर करा कि जैसे बात किया जाए, जैसे पौधों की वृद्धि है, पौधों की जो वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, उसके विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रभाव, क्या उस पर प्रभाव पड़ा है, जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक यूज हो रहे हैं, उस पर प्रयोग किया जा रहा है, मतलब प्रयोगशाला में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इसकी बात कर रहा है। आगे ध्यान देंगे करा कि प्रयोग का प्रभाव और यह कक्षा सामग्री में कैसे संबंधित है, या क्लासरूम में कैसे संबंधित है, या प्रतिबिंब छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में क्या करता है, मदद करता है, बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, और उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी क्या करता है, मदद करता है, जिनमें उन्हें सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है, जिनमें क्या है, बच्चों में सुधार करने की दोस्त आवश्यकता है, उसमें क्या करता है, मदद करता है। प्रायोगिक सीखने की गतिविधियों को छात्रों की व्यवहारिक वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, जो उन्हें सामग्री को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें महत्वपूर्ण सोच कौशल के सुधार में करने में मदद कर सकता है। तो दोस्त इसमें कह रहा है कि जो लर्निंग बाय डूइंग है,
लर्निंग बाय डूइंग पे सीधा सा मतलब यह है कि आप इसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं, खुद करते हैं, करके सीखते हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं उसको नोट करते हुए चलते हैं। तो एक तरीके से अनुभवात्मक ज्ञान होता है, अनुभव पर आधारित यह प्रक्रिया है। और इसमें क्या किया जाता है, जो प्रायोगिक सीखने की गतिविधियां हैं उनमें क्या होता है, छात्रों को व्यवहारिक वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करने के लिए ये डिजाइन किया गया चीजें हैं। आगे बात करेंगे ध्यान देंगे तरह की लर्निंग थॉट एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अनुभव के माध्यम से सीखना। क्या भाई अनुभव के माध्यम से क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से सीखने की अवधारणा कॉलेज की कक्षाओं में एक नई अवधारणा नहीं है। मतलब जो अनुभव के आधार पर सीखते हैं हम, वह कॉलेज की जो क्लासेस हैं, जो कॉलेज के क्लासेस हैं उसमें बात करें एक नई अवधारणा नहीं है। और जॉन डीबी, कार्ल रोजर्स और डेविड कोल्ब जैसे उल्लेखनीय शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के सिद्धांतों की नींव प्रदान की है जो इस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ये जो इन्होंने जो खोजा है, मतलब किसने किसने खोजा है, जॉन डीवी हो गए, कार्ल रोजर्स हो गए और डेविड कोल्ब हो गए। तो इन सभी ने क्या किया है, इस पर शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत को नींव रखी है और जो दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन्होंने ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो हाथों हाथ अनुभव के महत्व पर जोर देते हैं और करके सीखने को भी कहा जाता है, जिसे करके सीखना बोला जाता है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात किया जाता है। तो कहा जाता है ऐसी बात कौन करता है, यह अनुभव के माध्यम से सीखना होता है। आगे कर रहा है उदाहरण के लिए समझे, उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करें। अनुभवात्मक शिक्षण। जो अनुभवात्मक शिक्षण पर जॉन डीवी का काम प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सक्रिय भागीदारी। मतलब जो जॉन डीवी कहते हैं भाई, वह कहते हैं कि जो अनुभवात्मक शिक्षा है उस पर जॉन डीवी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, करते हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, माध्यम से सक्रिय भागीदारी और सीखने के महत्व पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। उनके सिद्धांत छात्रों को हाथों की गतिविधियों में संलग्न हो दे और उन्होंने जो सीखा है उस पर प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करने के महत्व पर क्या करते हैं, जोर देती हैं। इसी तरह कार्ल रोजर्स की बात करें, मतलब कि जब आप जॉन डीवी की बात करते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि जो बच्चों को करके सिखाया जाता है, मतलब जो भागीदारिता को महत्व देते हैं, सक्रिय भागीदारिता और साथ साथ सीखने के महत्व पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। वहीं पर आप बात करें कार्ल रोजर्स ने क्या कहा है, कार्ल रोजर्स की बात करें, उन्होंने कहा अनुभवात्मक जो शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तावित किया है। क्या किया है, उन्होंने अवधारणा को क्या किया, प्रस्तावित किया, जो सीखने के स्रोत में छात्र के व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित है। मतलब उनका मतलब यह था कि सक्रिय, जॉन डीवी कहते हैं सक्रिय भागीदारिता पर, और इनके द्वारा कहा गया, जो कार्ल रोजर्स है उन्होंने इनके द्वारा कहा गया भैया कि व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित को मानते हैं। वहीं पर बात किया जाए डेविड जो कोल्ब हैं का प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत भी, जो इनका प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत है, जैसे कार्ल रोजर्स का अनुभवात्मक शिक्षा है उसी प्रकार से बात किया जाए जो डेविड कोल्ब हैं उनका क्या शिक्षा कराता सिद्धांत, जो उसके कारण उनका सिद्धांत कराता प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत भी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रतिबिंब और भविष्य की स्थितियों में सीखने की अनुप्रयोग के महत्व पर क्या देता है, जोर देता है। इसलिए इन शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने कॉलेज की कक्षाओं में, इन जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं ने कॉलेज की कक्षाओं में अनुभव के माध्यम से सीखने की अवधारणा के लिए सैद्धांतिक आधार को प्रदान किया है। उनका काम आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली बना हुआ है। तो कैसा बना हुआ है, ध्यान देंगे, जैसे एक्सप्लोरिंग द फाउंडेशंस एंड एक्सपीरियंटल लर्निंग, जॉन डेवी, कार्ल रोजर्स एंड दी डेविड कोल्ब थ्योरीज एंड एक्शन की बात करेंगे। जैसे अनुभवजन अधिगम की नींव की खोज, जॉन डीवी, कार्ल रोजर्स और डेविड कोल्ब की थ्योरी, इन पर एक्शन की बात किया जाएगा। आगे ध्यान देंगे दोस्त, कह रहा है कि जॉन डीवी का, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन डीवी की बात करते हैं। जैसे 3 लोगों को हमने पढ़ा करके सीखने वाले पर, जैसे लर्निंग बाय डूइंग पर, तो 3 लोगों को मैंने पढ़ा, जैसे जॉन डीवी हो गए, कार्ल रोजर्स हो गए और जो डेविड कोल्ब है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन डीवी का जो अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो जॉन डीवी
थ्योरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज लर्निंग की बात करें तो अनुभवात्मक शिक्षा का जॉन डीवी का सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सक्रिय भागीदारिता और फिर सीखने के महत्व पर जोर देता है। मैंने आपको बताया था कि सक्रिय जो जॉन डीवी कहते हैं, जो आप लर्निंग बाय डूइंग पर सीखते हैं, मतलब करके सीखने पर जोर देते हैं। और जॉन डीवी का सिद्धांत यह कहता है भैया कि बच्चों को जो भाग होनी चाहिए वह सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए और सीखने के महत्व पर क्या देनी चाहिए? जोर देना चाहिए। उनका मानना था, जॉन डीवी का मानना था कि छात्र हाथों हाथ समस्या समाधान गतिविधि के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो कहते हैं भाई लर्निंग के जो जॉन डीवी थे उनका मानना था समस्या समाधान के माध्यम से बच्चा ज़्यादा बेहतर सीखता है। इस गतिविधियों के आधार पर अधिक तरीके से अच्छा बेहतर सीखता है, सबसे अच्छा सीखता है, जो उनके जीवन के लिए प्रासंगिक है, मतलब बच्चे के जीवन के लिए हेल्पफुल है, प्रासंगिक है। उसके बाद करें जॉन डीवी का सिद्धांत छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न होने और उन्होंने जो सीखा है उस पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है। तो आपने देखा कि जॉन डीवी का मतलब क्या था। जॉन डीवी का एक निष्कर्ष समझिए। जॉन डीवी का मानना था दोस्त, उनका मानना यही था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए और सीखने के महत्व पर जोर देना चाहिए। इस पर कौन देते हैं जोर? वह जोर देते हैं जॉन डीवी। तो निष्कर्ष कुल मिला जुला कर यही था। आगे बात करेंगे, उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए समझेंगे। करा कि एक शिक्षक एक स्थायी शहर के मॉडल को डिजाइन करने और बनाने के लिए छात्रों को समूहों में काम करने के लिए कह सकता है। मतलब समूहों में काम करने के लिए कह सकता है। और परियोजना आधारित सीखने का दृष्टिकोण छात्रों को पर्यावरण, विज्ञान और शहरी नियोजन जैसे कक्षा में सीखी गई बातों को लागू करने की अनुमति देता है। लागू करने की क्या देता है? अनुमति देता है और इस पर प्रतिबिंबित करता है उनको सीखने का अनुभव। आगे ध्यान देंगे करें कि कार्ल रोजर्स का अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत देखेंगे। जो कार्ल रोजर्स ने क्या दिया है, जो अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, इसके द्वारा हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवात्मक अधिगम की बात करें कि अवधारणा को प्रभावित किया जो सीखने के स्रोत के रूप में छात्र के व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित है। देखिए ध्यान दें, आप थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए, कोई व्यक्ति पूछे कि भाई कार्ल रोजर्स में और जॉन डीवी में अंतर क्या है? कार्ल रोजर्स और जॉन डीवी में अंतर क्या है? तो आपने यही सीखा कि जॉन डीवी क्या कहते हैं। जॉन डीवी कहते हैं भाई साहब कि जो सक्रियता पर जोर देते हैं, सक्रिय भागीदारिता पर जोर देते हैं। किस पर? सक्रिय भागीदारिता पर जोर देते हैं। कहते हैं भागीदारिता पर जोर देते हैं। वहीं पर बात किया जाए दोस्त, जो कार्ल रोजर्स हैं, कार्ल रोजर्स की बात करें, कार्ल रोजर्स किस पर ध्यान देते हैं? व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान देते हैं। किस पर? व्यक्तिगत अनुभव पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। तो यही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, पर केंद्रित है। उनका मानना था, किसका? जो कार्ल रोजर्स हैं, उनका मानना था कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या हो? शामिल हो। तो ऐसा मानते थे कौन? मतलब जब पर्टिकुलर बात करें तो व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित उनका सिद्धांत था। और कहते थे सक्रिय रूप से जब बच्चा शामिल होता है तभी बच्चा सीख पाता है। और जब सामग्री उनके जीवन के लिए प्रासंगिक हो, मतलब जो सामग्री है, जब सामग्री उनके जीवन के लिए क्या हो? प्रासंगिक हो। मतलब जब उनके जीवन के लिए हेल्पफुल हो तभी बच्चा सीखेगा, तभी बच्चा सक्रिय होगा, अदरवाइज कैसे सक्रिय होगा? बात करें प्रासंगिक हो, रोजर्स का सिद्धांत एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए महत्व पर जोर देता है। ध्यान देंगे, जो कार्ल रोजर का सिद्धांत था वह किसके लिए जोर देता है? वह क्या करता है? सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण पर बनाने के लिए महत्व पर जोर देता है, जहां छात्र अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने में सहज महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक शिक्षक छात्रों को एक पत्रिका रखने के लिए कह सकता है, मतलब जब पत्रिका रखने के लिए कह सकता है जहां वे कक्षा में अध्ययन किए जा रहे हैं किसी विषय पर से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रतिबिंबित करते हैं।
मतलब जब आपसे कोई टीचर बोले व्यक्तिगत अनुभव को आप शेयर कीजिए, इसका मतलब है कार्ल रोजर्स के सिद्धांत पर चीजें हो रही हैं। तो कह रहा है प्रतिबिंबित करता है, जैसे कि सांस्कृतिक विविधता या दृष्टिकोण छात्रों को अवधारणा को बेहतर बनाने ढंग से क्या करता है, समझने और सिद्धांत को क्या करता है, अपने स्वयं के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। ये चीजें जो कार्ल रोजर्स मानते थे। अब बात करें डेविड कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के चरणों की बात कर लेते हैं। तो इनका चरण था, कई चरणों में था, देखते हैं क्या क्या उन्होंने दिया है। कह रहा कि डेविड जो कोल्ब है उनका जो अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत है 4 चरणों पर, कितने चरणों पर, 4 चरणों पर आधारित है। तो चारों चरण दिए गए हैं, इसको समझते हैं चारों चरण के बारे में। कह रहा कि सबसे पहली बात करें तो उनका कहने का मतलब था कि ठोस अनुभव, कैसा, जिसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बोलते हैं, छात्रों का, जिससे बात किया है छात्रों को विषय का क्या हो, विषय का प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब सबसे पहले क्या हो, छात्रों को विषय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसे बोलता हूं। उन्होंने बोला कि ठोस अनुभव को माना है। ठोस अनुभव के अंतर्गत क्या रखा है, छात्रों को विषय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दूसरे की बात करें तो उनका मानना था चिंतनशील अवलोकन, क्या बोला था, चिंतनशील अवलोकन की बात करें, जिसे बोला जाता है आरओ, किसे बोला जाता है, आरओ, रिफ्लेक्टिव और ऑब्जर्वेशन, आरओ बोला जाता है। छात्र अपने अनुभव को देखते हैं और उस पर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो सबसे पहले उनका मानना था कि ठोस अनुभव होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, चिंतन अवलोकन होता है, फिर इसके बाद सार अवधारणा होता है, क्या बोला जाता है, क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट, क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बोला जाता है, जिसे बोला जाए छात्र अवधारणा बनाते हैं और अनुभव से सामान्यीकरण करते हैं। तो सबसे पहले उनका मानना था दोस्त, सबसे पहले मानना था कि हम छात्रों का विषय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, फिर उस पर अनुभव को देखते हैं और चिंतन करते हैं दूसरे चरण में, तीसरे पर अवधारणा बनाते हैं और अनुभव को सामान्यीकरण करते हैं, चौथे पे क्या करते हैं, सक्रिय प्रयोग करते हैं, जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसे हम बोलते हैं एई शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। छात्र सीखी गई जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है और सिद्धांत को नई स्थिति को में लागू करते हैं। तो यह 4 है, चारों चरण आपको याद होना चाहिए क्रम से। सबसे पहले बात करें ठोस अनुभव है, दूसरे पर चिंतन अवलोकन है, चिंतनशील अवलोकन है, तीसरे पे बात करें सार अवधारणा है, चौथे पर सक्रिय क्या है, प्रयोग है। ऐसा कौन कहते हैं, डेविड कोल्ब का जो अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत है, जिनके चरण है। उदाहरण के लिए बात करेंगे कि एक शिक्षक छात्रों को एक स्थानीय व्यवसाय के लिए एक क्षेत्र यात्रा में भाग लेने के लिए कह सकता है। मतलब जब एक, आप ध्यान देंगे, जब कोई टीचर है आपको किस रूप में कहे, वह टीचर किस रूप में कहे, एक स्थानीय जो व्यवसाय है उसके लिए क्या कहे, एक क्षेत्र के लिए यात्रा में भाग लेने के लिए कहता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव, यही तो देख रहे हैं आप, यही तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करें ठोस अनुभव में क्या करते हैं आप, छात्रों को जो विषय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वही चीजें हैं। सबसे पहले जब यही होगा कि स्थानीय व्यवसाय के लिए क्या होगा, एक क्षेत्र के लिए बच्चा क्या करेगा, यात्रा करने के लिए कह सकता है टीचर। यात्रा के दौरान छात्रों को संचालन का निरीक्षण करने और कर्मचारियों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। तो क्या मिलेगा, छात्र के दौरान जब जाएगा बच्चा तो उसके दौरान क्या होगा, छात्रों को संचालन करने का, निरीक्षण करने का और कर्मचारियों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। यात्रा के बाद छात्र इस बात पर विचार करेंगे, जब यात्रा हो जाएगा तब आप बात करेंगे, विचार करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। भाई जब उन्होंने के द्वारा गया यात्रा पर जाया गया तो उसके बाद उन्होंने क्या समझा, क्या सीखा, वही कह रहा है कि उन्होंने क्या देखा और यह कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं को कैसे संबंधित है। जैसे मतलब जब यात्रा करने गया बच्चा, यात्रा करके लौटा, तो भाई अब वो जो लर्निंग कर किया है, जो सीखा अवधारणा को समझा है, वह सीखी गई बात को कैसे क्लास से अवधारणा को कैसे संबंधित है इस पर चर्चा होगा। इसके बाद वे एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करेंगे। कौन करेंगे, बच्चे लोग सब विश्लेषण करेंगे, टीचर मिला करके, फिर अवधारणा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, पहले विश्लेषण करेंगे, फिर अवधारणा का निर्माण करेंगे और अंत में जो उन्होंने देखा है उसे एक नई स्थिति में लागू करेंगे। तो मैंने यही तो आपको बताया, 4 स्टेज में एक ही क्रम पर होता है, उसी प्रकार के नई स्थिति में लागू करेंगे, उस सिद्धांत को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समान व्यवसाय के लिए एक व्यवसाय योजना बनाना। तो आपने देखा दोस्त, आपने तो यही देखा कि इसमें सबसे पहले ठोस अनुभव, इसके बाद चिंतनशील अवलोकन हुआ, फिर सार का अवधारणा बना,
फिर सक्रिय जो प्रयोग होता है उसमें नई स्थितियों को कैसे लागू किया जाए, उसी प्रकार से यही लास्ट में कह रहा है कि नई स्थिति को कैसे लागू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो विश्लेषण करेंगे, जानकारी को एकत्रित करेंगे, एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करेंगे, फिर अवधारणा का निर्माण करेंगे, फिर अंत में किसी की गई जो बात है उस स्थिति को कैसे लागू करेंगे, इस पर क्या कौन जोर देता है, वह दोस्त बात करें जोर देता है और डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक जो अधिगम का सिद्धांत है उनका चरण है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे समझिए, आगे करें कि पेडागोजी फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे कि ध्यान देंगे कि स्कूली शिक्षा के लिए क्या है शिक्षा शास्त्र, इसको ध्यान देते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कर रहा है समझने की कोशिश करें, कर शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीला, मनोरंजक बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र को विकसित करना होगा। यह कथन प्रोफेसर अंजुम साबिया जो एनसीईआरटी ने एनईपी 2020 में कही है। ध्यान देंगे, उनका कहने का मतलब है, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, करा कि शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, मतलब जो जानकारी हो, जो नॉलेज हो, वह क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो, अधिक अनुभवात्मक हो, उसके साथ साथ कह रहा है कि समग्र एकीकृत हो, मतलब आपको एक मतलब एकजुटता हो जिसमें आपकी जानकारी हो, समग्र एकीकृत हो, और समग्र हो, एकीकृत हो, पूछताछ संचालित हो, मतलब पूछताछ का मतलब है विचार विमर्श हो, उस पर वार्तालाप तरीके से चीजें हो, खोज उन्मुख हो, मतलब एक तरीके से अन्वेषण पर आधारित हो, शिक्षार्थी केंद्रित हो, जो स्टूडेंट पर बेस्ड हो चीजें, उसके साथ साथ चर्चा आधारित हो, और लचीलापन हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके साथ साथ मनोरंजन बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र को विकसित करना होगा। मतलब जो शिक्षा शास्त्र विकसित होगा बच्चों के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। मतलब इन सभी बातों को ऐसे जैसे अनुभव भी हो, उसमें समग्र हो, उसमें एकीकृत हो, पूछताछ संचालित हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, वह विकसित करने की जरूरत है। ये बात किसने क्या, अंजुम साबिया ने कहा था, एनईपी में कही भी है उनके द्वारा। आगे बात करेंगे, जो आगे ध्यान देंगे कि शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा का दृष्टिकोण एनईपी 2020 में क्या है। ध्यान देंगे दोस्त, जो एनईपी की बात करें, विजन ऑफ एजुकेशन की बात करें, जो शिक्षा का दृष्टिकोण की बात करें, तो कह रहे हैं कि एनईपी 2020 में समग्र विकास की बात करें, तो बच्चे में समग्र जो विकास करेंगे हम किसकी बात करेंगे, वह 3 तरीके से, संज्ञानात्मक विकास करेंगे बच्चे में भावात्मक विकास करेंगे, बच्चे में मनोप्रेरक मतलब मनोगत्यात्मक, तो 3 पक्ष का विकास करना हमें। वह आप जानते हैं जो बोला जाता है बच्चों को 360 डिग्री, जो आप बच्चे का ज्ञान हो वह 360 डिग्री पर आधारित हो, मतलब 360 डिग्री पर उसको बुरी तरीके से जानकारी बच्चों को देना है, जैसे संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, मनोप्रेरक भी, उसमें तीनों पक्षों की बात करेगा। करा योग्यता आधारित की बात करेंगे, जिसमें से बात करें ज्ञान है, कौशल है, दृष्टिकोण है और व्यवहार है, ये सभी क्या है, योग्यता आधारित दृष्टिकोण है। आगे समझिए, करा कि दोस्त, करा कि जो स्कूल करिकुलर एंड दी पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग बात कर रहा है, उसमें कह रहा है कि स्कूल पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन की बात कर रहा है। कह रहा आंगनबाड़ियों, प्ले स्कूलों जैसे ईसीसी से लेकर के औपचारिक शिक्षा तक की निरंतरता, इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें ध्यान देंगे, इसमें बात कर रहा है कि जो आपका क्या होगा, स्कूल पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन होगा। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले बात करेंगे तो जो आंगनबाड़ी है, जो आंगनबाड़ी होंगी ईसीसी के माध्यम से, ईसीसीई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसमें, और के साथ साथ प्ले स्कूल से लेकर के, उससे मतलब छोटे 3 साल से लेकर के और उसके औपचारिक स्कूली शिक्षा, मतलब बच्चा जब क्लास 1, 2, 3, 4 में जा रहा, औपचारिक शिक्षा तक की जो निरंतरता बनी रहे। साथ ही साथ बात कर रहा है कि विकासात्मक रूप से संवेदनशील, क्योंकि यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखता है। आगे बात करेंगे, आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम हो, उसके साथ साथ सीखने के लक्ष्य और शिक्षा शास्त्र पर प्रकाश डालना, और इसके बाद कह रहा है पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलेपन द्वारा शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना। करा कि दोस्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र पर जोर, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र पर कैसे कैसे जोर दिया जाएगा। ध्यान देंगे, जो पाठ्यक्रम और जो शिक्षा शास्त्र बनेगा उसको कैसे जोर दिया जाएगा,
पर जोर देने की बात करें, सीखने की दिशा में बदलाव करें, कैसे सीखा है। देखिए ध्यान देंगे दोस्त, तो पहला है सीखने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है सीखने का, में बदलाव करें, कैसे सीखें। मतलब भाई अब जो पुराने प्रथा है, जो पहले तरीके से सीखता था बच्चा, उस प्रथा से थोड़ा सा हट करके क्या करा है कि जो सीखने की दिशा है और उसमें बदलाव करें, कैसे सीखा जाए, इस पर जोर दिया जाए। करा कि ध्यान देंगे सभी विद्यार्थियों को क्षमताओं, छिपी हुई योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करें। मतलब जो अब कह रहा है कि जो पाठ्यक्रम और शिक्षा, जो पाठ्यक्रम होगा और जो शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया जाएगा, उसमें कहा गया है कि भाई बच्चों को जो प्रतिभाएं छिपी हैं, बच्चे में जो प्रतिभाएं छिपी हैं, बच्चे में जो क्षमताएं छिपी हैं, जो योग्यताएं बच्चे में हैं, उनको क्या करना है, उनको प्राप्त करने के लिए सुविधा क्या है, सुविधा प्रदान करें। मतलब जो उनमें प्रतिभाएं हैं उसको निखारने की कोशिश करें, बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। करेक्ट डोमेन और चरणों में, कौशल और मूल्यों में विशिष्ट सेटों में एकीकरण हो। करेक्ट मूल अवधारणाओं, संवैधानिक मूल्यों, किसी भी देश के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित के लिए पाठ्यक्रम हो। करेक्ट पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, जिसमें से बात करें अनुभवात्मक क्या होगा, अनुभवात्मक हो, समग्र हो, एकीकृत हो, पूछताछ हो, संचालित हो, उसके साथ साथ खोज उन्मुख हो, उसके साथ साथ शिक्षण केंद्रित हो, उसके साथ साथ बात करें शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित हो, साथ साथ चर्चा आधारित हो, उस पर लचीला भी हो, आनंददायक हो। इस तरीके से जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी बनाई जाएगी, इस पर आधारित करके बच्चों को सिखाया जाएगा। आगे बात किया जाए, करें कि सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षा शास्त्र या गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। तो ध्यान देंगे, करें कि जो सक्रिय भागीदारी के लिए बच्चों की बात किया जाए, सक्रिय भागीदारी के लिए जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजी है या गतिविधि आधारित जो शिक्षा शास्त्र है, उसके बारे में बात करते हैं। करेक्ट कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा शास्त्र हो, जो कार्य की जो कला एकीकृत हो और खेल एकीकृत, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा शास्त्र हो। बात किया कक्षा लेन देन प्रतिबद्धता, जो क्लास की लेन देन है उसकी प्रतिबद्धता के साथ योग्यता आधारित शिक्षा के साथ संरेखित होगा। साथ साथ बात करें सभी स्तरों पर बात की जाए, सभी स्तरों पर छात्रों के लिए आनंददायक और प्रेरणादायक किताबों के साथ शिक्षार्थियों को आकर्षक और सभी स्थानीय और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुदान या अनुवाद या आवश्यकता के रूप में सहायता हो। साथ ही साथ करें विद्यार्थियों को परियोजना आधारित क्लबों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब सब मिला जुला के समझिए बच्चों को कैसे बढ़ाना है। जैसे परियोजना आधारित क्लब हैं उनमें भाग लेने के लिए कहा जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ करें सभी जो स्थानीय और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद करने की में सहायता दिया जाए। मतलब सब मिला जाएगा, बच्चे को जो पढ़ाया जाए वह अनुभवात्मक हो, आनंददायक हो, रुचिकर हो, इन सभी पर जोर देने की बात करता है कौन, या आपका जो अनुभवात्मक शिक्षा है, पेडागोजी है। आगे बात करें कि प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान की बात करें, विज्ञान सर्कल, वह अगर गणित सर्कल और संगीत और नृत्य प्रदर्शन मंडल और शतरंज सर्कल, कविता मंडल या भाषा मंडल या नाटक सर्कल या चर्चा सर्कल, खेल सर्कल, इको क्लब या स्वास्थ्य और कल्याण क्लब, योग क्लब या ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम, उनके ओलंपियाड्स। तो इन सभी पर क्या होगा, इन सभी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात करेंगे तो भागीदारिता की बात करें, बच्चों की भागीदारिता कैसी होगी, वही चीजें कर रहा है कि स्कूलों के प्रकरणों और विषयों में प्रतियोगिताओं जैसे सीखने की जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, जैसे गणित का, खगोल विज्ञान का, दर्शन का, योग का, वास्तुकला का, चिकित्सा कृषि का या फिर इंजीनियरिंग, साहित्य, खेल का। तो इन सभी पर बात कर रहा है कि ऐसी भागीदारी होनी चाहिए बच्चों का। उसके साथ साथ कह रहा है कि सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करना। कह रहा स्कूली पाठ्यक्रम में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक दिग्गजों पर वीडियो वृत्तचित्र। आगे कह रहे हैं कि इसमें सीखने का माहौल या वातावरण बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग लर्निंग कर इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि सीखने का जो माहौल है, सीखने का माहौल
या वातावरण बनाने की बात करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वातावरण हो वह क्रिएटिव हो, मतलब सृजनात्मकता की तरफ ले जाना है बच्चों को। कह रहा है कि छात्रों को सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए सीखने का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। भाई अब किसी बच्चे को हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे पहले ज़रूरी है कि उस माहौल को बहुत अच्छे से क्रिएटिव इन्वायरमेंट दें जिससे बच्चा सीख पाए। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है छात्रों को सीखने के जो अनुभव को समृद्ध करने के लिए, जो सीखने के अनुभव है उसको अच्छा करने के लिए, समृद्ध करने के लिए सीखने का क्या करें, सीखने का माहौल महत्वपूर्ण बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कह रहा है शिक्षार्थियों को तत्कालिक वातावरण से परिचित कराएं जो सीखने की स्थितियां बनाने के लिए रोमांचक संभावनाओं से परिपूर्ण हो। कह रहा है कि जब बच्चा तत्कालिक वातावरण में हो, जिस माहौल में हो बच्चा, स्टूडेंट हो, उसको परिचित कराएं, उसको बताएं कि भाई यह आपका इन्वायरमेंट, उसको उस इन्वायरमेंट से परिचित कराएं जो सीखने की स्थितियां हैं, जो सीखने की स्थितियां बनाने के लिए क्या किया जाए, रोमांचक संभावनाओं के लिए परिपूर्ण हो। कह रहा है छात्रों को संलग्न होने और अपने साथियों सहपाठियों के साथ संघर्षों को संभावनाएं प्रभावी ढंग से क्या करो, प्रभावी ढंग से संवाद करने, सहयोगात्मक रूप से काम करने तथा सहकारी रूप से काम करने की क्षमता विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करें। तो ध्यान देंगे दोस्त, इसमें से कह रहा है, जो इसमें से कहने का मतलब है उसका, कह जो छात्रों को संलग्न होने, मतलब बच्चा उससे जुड़े, उसमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे जुड़े, छात्रों को संलग्न होने, जैसे अपने साथियों जो अपने मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, विद्यार्थियों के साथ क्या करें, संघर्षों को क्या करें, संभावनाओं की बात करें, प्रभावी ढंग से संवाद करने पर जोर दिया जाए और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने, इन सभी पर जोर दें और विकसित करने की जो इनमें क्षमता है वह विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करेंगे आप। कर लचीलेपन के साथ सीखने का क्या हो, लचीलेपन के साथ सीखने के अनुभव को डिजाइन करना। तो सबसे पहले जो सीखने का माहौल बनाए वह कैसा हो, लचीलेपन तरीके से बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है कोई मानकता पर हो, तो लचीलेपन के साथ सीखने अनुभव को क्या करें, डिजाइन किया जाए। उसके साथ साथ कह रहा है कि ध्यान देंगे शिक्षार्थी के पिछले अनुभव और मौजूदा विचारों को मिलान किया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, जो बच्चा पिछले अनुभव को प्राप्त किया, जैसे बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को क्या करें, पिछले अनुभव को जो मौजूदा विचार है उससे हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं उनके सीखने के अनुभव को समृद्ध करेंगे, जो सीखने का माहौल है, जो वातावरण है, सीखने का अनुभव है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कह रहा है शिक्षण अधिगम स्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एक रणनीति तैयार करना, चयन करना और एक रणनीति से दूसरे रणनीति में परिवर्तन करना की बात कर रहा है। ध्यान देंगे 5 नंबर पे क्या लिखा है, छात्रों की क्षमता और कौशल विकसित करने के लिए एक सहायक शिक्षण वातावरण देना। मतलब जो बच्चों का जो क्षमता है और जो बच्चों में कौशल स्किल है, जो बच्चों में क्षमता है उसको विकसित करने के लिए एक क्या करें, एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे कह रहा है कि गतिविधियां, प्रयोग, परियोजनाएं, क्षेत्रीय कार्य, पेपर पर चढ़ना, चर्चाएं, सेमिनार आदि, ये सभी क्या है, ये सभी को विकसित करना है। पूछताछ करना, निरीक्षण करना, परिकल्पना करना, मापना, विश्लेषण करना, संचार करना, मूल्यांकन करना, वैकल्पिक स्पष्टीकरण मांगना, ये सभी कार्य करने की जरूरत है। इन सभी का क्या करना है, इन सभी पर कार्य करने की जरूरत है। आगे बात करेंगे, कह रहा कि एक सहायक संवेदनशील और पोषणपूर्ण सीखने के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण शास्त्र का हिस्सा बनने के लिए पर्यावरणीय चिंताओं, नैतिक चिंताओं, कौशल, स्वास्थ्य और स्वच्छता समावेश लिंग को एकीकृत करने की बात करता है। साथ ही साथ बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए एनईपी शिक्षा के लिए एनईपी जो है अनुभवात्मक शिक्षण दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर माहौल क्रिएट करें। देखिए सब सारी चीजें क्या है, सारी चीजें आपका सीखने के माहौल या वातावरण को बनाने की बात कर रहा है। आगे बात करें विकास की दृष्टि से संवेदनशील छात्रों को सीखने की क्षमता विकसित करें। करें कि जो विकास की दृष्टि से जो संवेदनशील हैं छात्रों में सीखने की क्षमता को विकसित करना है। साथ ही साथ करना है बच्चे का समग्र विकास के लिए माहौल बनाए। कैसे समग्र विकास की बात करें, उसका माहौल बनाए, जैसे संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, मनोप्रेरक हो गया, इन सभी का क्या है, समग्र बच्चे का विकास करने के लिए माहौल बनाए। योग्यता आधारित माहौल बनाए, जैसे ज्ञान है, कौशल है, दृष्टिकोण, व्यवहार है, ये सभी करें। एकीकृत करें,
बहु विषयक को आगे बढ़ाएं, विविध शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें, इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे ध्यान दें दोस्त, इधर विषय वस्तु लिखा गया है, इधर प्रक्रिया लिखी गई है, ये सीखने का वातावरण लिखा गया है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है प्रकृति कुंजी अवधारणाओं, विचार, अनुप्रयोग, निर्दिष्ट सीखने का के परिणाम, या क्या है, विषय वस्तु है या कंटेंट है। बात करें इसमें क्या होगा, जो प्रकृति कुंजी है ये की अवधारणाएं हैं, उसके विचार हैं और अनुप्रयोग है या दृष्टिका है। उसका बात किया जाए संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक डोमेन में कौशल और मूल्यों के सेट हैं। आगे साथ साथ कार्य विषय वस्तु ये सारी है। आगे बात करी जाए विभिन्न विषयों के बीच जुड़ाव और संबंध की बात करता है विषय वस्तु। आगे करें कलाओं, कहानियां, कलाएं, खेल, स्पोर्ट, उदाहरण, समस्या आदि की बात करता है। आलोचनात्मक सोच, पूछताछ आधारित, खोज आधारित या चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित पर जोर दिया जाता है, इस पर जोर देने की बात करता है। साथ विद्यार्थियों के साथ जुड़ने, संघर्षों को संभालने या प्रभावी ढंग से संवाद करने या लचीलेपन के साथ अनुभव करने की क्षमता विकसित करना है। आगे बात करेंगे प्रक्रियाएं कैसी होंगी, वह प्रक्रियाएं कैसे होंगी, वह प्रक्रियाओं की बात करें जैसे अनुभव होगा, कैसे होगा, अनुभव पर, व्यवहारिक शिक्षा पर या दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान पर, एकीकरण मूल्य पर, कला से खेल पर। जो प्रक्रियाएं चलेंगी, जो प्रोसेस होगा, वह प्रोसेस कैसे होगा, अनुभव पर प्रोसेस दिया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, अनुभव को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ जो व्यवहारिक शिक्षा है उसको देने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ उसको जीवन से, बच्चे को जीवन से जोड़ने के लिए क्या होगा, जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा प्रोसेस करने की बात करेंगे। स्व शिक्षा या स्व शिक्षा और चिंतन, समस्या समाधान के लिए स्थान होगा बच्चे में। आगे बात करेंगे इंटरेक्टिव सहभागिता होनी चाहिए, पूछताछ, कहानी कहने वाले खेल प्रयोग, खेल क्षेत्र है, इन सभी को हम क्या करें प्रोसेस में लाएंगे। वहीं पर साथ साथ बात करेंगे सीखने का जो वातावरण देंगे, लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करेंगे, करा कि मजेदार कैसा इन्वायरमेंट देंगे, रचनात्मक इन्वायरमेंट देंगे, मजेदार इन्वायरमेंट देंगे, सहयोगात्मक देंगे इन्वायरमेंट, खोजपूर्ण इन्वायरमेंट देंगे, लचीलेपन देंगे और लचीलेपन के साथ अनुभव करने की बात करता है। ध्यान देंगे दोस्त, जो सीखने का वातावरण हम देंगे वह वातावरण कैसे मजेदार होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए, खोजपूर्ण होनी चाहिए और लचीलेपन का, जो लचीलेपन के साथ अनुभव होनी चाहिए। अन्वेषण करे बच्चा, खोज करे या फिर प्रश्न पूछे या फिर जांच की योजना बनाए, क्या करे, जांच की योजना बनाए, निष्कर्षों पर विचार करे और कर विभिन्न रूपों में संवाद करे। आगे बात करें शिक्षार्थियों को उनके तत्कालिक परिवेश से जोड़ना, पिछले अनुभवों और मौजूदा विचारों का मिलान करना, संलग्न होने, सब शिक्षार्थियों के साथ संघर्षों को संभालने, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता की क्या करता है, बात करता है। इन सभी पर जोर दिया जाता है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कक्षाओं के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के निहितार्थ की बात करें या विशेषताओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने देखा जो कोल्ब का था डेविड कोल्ब का, वही चीजें कही गई है। देखिए ठोस अनुभव होगा, फिर चिंतन अवलोकन होगा, फिर सार संकलन होगा, फिर जो सक्रिय प्रयोग होगा। सबसे पहले यह प्रोसेस चलता है। यह प्रोसेस कैसे चलेगा, सबसे पहले जो अनुभव की भावना होगी, जो ठोस अनुभव है उसकी भावना होगी, उसमें क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे करना या अनुभव करना या प्रमाणिक स्थिति में सीधे संलग्न होना। फिर इसके बाद चिंतन प्रोसेस होगा, चिंतन में क्या होगा, समीक्षा की होगी, अनुभव पर विचार करना होगा, जो हुआ उस पर ध्यान देना होगा या पिछले अनुभव और वैचारिक समझ को संबंधित होना चाहिए। तो यह जो आपका प्रोसेस चलेगा, यह प्रोसेस सारी इस तरीके से चलने वाली है। जैसे ठोस अनुभव है, इसमें करना की बात करें, उसके साथ साथ अनुभव करना, उसके साथ प्रमाणिक स्थितियों में सीधे संलग्न होना, ये सभी क्या है, ठोस अनुभव से होते हुए प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ेंगी। आगे बात करें सार संकल्पना होगी, सोच होगी, वह धारणाओं का क्या होगा, धारणाओं का अमूर्त अवधारणा को परिष्कृत करें और निष्कर्ष निकाले, अनुभव से सीखें, तो यह सार संकलन होगा। फिर सक्रिय रूप से क्या होगा, सक्रिय प्रयोग करेंगे, उस चीज का हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे नए विचारों का परीक्षण करेंगे, नए अनुभव में जो सीखा गया उसकी योजना बनाना और उसे आजमाना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ठोस अनुभव से होते हुए चिंतनशील अवलोकन की ओर जाएंगे, फिर सार संकल्पना होगी, फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, सक्रिय प्रयोग करेंगे। तो यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। फिर क्या हो जाएगा, ठोस अनुभव भावना होगी। तो यह प्रोसेस पूरी तरीके से चलता रहता है।
इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। आगे बात करेंगे करें कि अनुभवात्मक शिक्षा का के लिए के रूप में मूल्यांकन। ध्यान देंगे दोस्त, आप इसे पढ़ेंगे जो अनुभवात्मक शिक्षा है, अनुभवात्मक शिक्षा का सबसे पहले अनुभवात्मक शिक्षा का मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन या शिक्षा के रूप में मूल्यांकन की बात कर रहा है। तो आकलन की बात करें, यहाँ देखिए डायग्राम है, आकलन की बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले समग्र होलिस्टिक की बात करें तो समग्र की बात किया जाए, यहाँ पर समझिए स्वयं सहकर्मी शिक्षक, जो स्वयं सहकर्मी शिक्षक माता पिता, ये समग्र संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक और अवलोकन चिंतन और सर्वेक्षण। जो समग्र की बात करता है, जो होलिस्टिक की बात करता है, वह समग्र किस पर ध्यान देगा, वह समग्रता किस पर, स्वयं से और चीजें सहकर्मी के साथ, उसके साथ शिक्षक माता पिता, इन सभी को पार्टिसिपेट किया जाएगा। उसके साथ साथ संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक को भी इंक्लूड किया जाएगा, अवलोकन को, चिंतन को, प्रयोग को, सर्वेक्षण को, इन सभी को बढ़ाया जाएगा। बात करें व्यक्तिगत की बात करें, स्वयं संदर्भित होना चाहिए, विशिष्टता शक्ति होनी चाहिए, स्वयं के सीखने की क्या करें, निगरानी करें, या व्यक्तिगत यह होगा जिसे इंडिविजुअलिज्म बोला जाता है। सीखने के परिणाम की बात करें जिसे हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे, जैसे योग्यता आधारित होनी चाहिए, प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए, परिणाम उत्पाद आधारित होनी चाहिए। रिपोर्टिंग में क्या होगा, उसमें बहुआयामी होगा, वर्णात्मक होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान दें क्या कहा गया, जैसे हम जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वह रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। जब हम रिपोर्ट करेंगे, जैसे समग्र की बात करें, जब हम किसी व्यक्ति का आकलन करने जाएंगे, किसी व्यक्ति का असेसमेंट करने गए, तो हम सबसे पहले अगर समग्र आकलन कर रहे हैं तो समग्र आकलन की बात करेंगे, वह समग्र होलिस्टिक जो क्या होगा, स्वयं कौन करेगा, स्वयं करेगा, और सहकर्मी आपका करेगा, और शिक्षक करेगा, और माता पिता करता है। देखिए, जो आपका समग्र कोई आकलन करेगा वह या 3-4 लोग मिलकर के, जैसे स्वयं आकलन करेंगे, सहकर्मी करेगा, शिक्षक करेंगे, माता पिता करेंगे। वह बात करें आपके कौन कौन से, बस संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक, उसके साथ अवलोकन चिंतन प्रयोग सर्वेक्षण, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, समग्र में सभी को रखा जाता है। वहाँ पर व्यक्तिगत में क्या रखा जाता है, जो स्वयं संदर्भित हो, आपके स्वयं संदर्भित हो, उसके साथ विशिष्टता शक्ति पर भी जोर दिया जाएगा। सीखने के परिणाम को क्या 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 माना जाएगा, योग्यता आधारित मानी जाएगी, प्रक्रिया आधारित मानी जाएगी, और परिणाम उत्पाद प्रक्रिया के आधार पर ये चीजें मानी जाने वाली चीजें हैं, तो आगे मानी जाएगी। और रिपोर्टिंग में बात किया जाए, रिपोर्टिंग में क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग में क्या होगा, रिपोर्टिंग में बात किया जाए तो रिपोर्टिंग में हम क्या करेंगे, बहुआयामी होगा। जैसे जब मल्टी डायमेंशनल होगा, जब हम रिपोर्ट करें, कोई चीज प्रस्तुत करेंगे आपका आकलन, तो किस पर ध्यान पर करेंगे, वह बहुआयामी पर, वर्णात्मक होगा, और 360 डिग्री पर होगा, 360 डिग्री पर होगा। आगे बात करेंगे करा कि यहाँ ध्यान दें, करा अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र या परिवर्तनकारी कक्षाओं की बात करेंगे। परिवर्तनकारी कक्षाओं की बात करने वाले हैं, करें कि अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र या परिवर्तनकारी कक्षाओं की बात करेंगे, जिसमें से बात किया जाए, यहाँ देखिए शिक्षण अधिगम के अभ्यास है, इधर शिक्षार्थी पात्रता है, या सीखने का वातावरण है। कैसे हम क्या क्या देंगे, क्या क्या माहौल देंगे अनुभवात्मक शिक्षा जैसे परिवर्तनकारी कक्षाओं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है प्रश्न करना, क्या है, अभ्यास करने की बात करें, शिक्षण अधिगम के अभ्यास है, प्रश्न करना, खेल के आधार पर बहस हो गया, डायलॉग हो गया, जज करना हो गया, प्रयोग हो गया, केस स्टडी हो गया, या फील्ड वर्क हो गया, रोल प्ले हो गया, या सिमुलेशन हो गया, सेमिनार हो गया, चित्रीकरण है, या पूछताछ करना, खोज करना, या जानकारी पेश करना। तो एक तरीके से क्या होगा, शिक्षण अधिगम के अभ्यास है, शिक्षण अधिगम की क्या है, शिक्षण अधिगम के अभ्यास। तो शिक्षण अधिगम के अभ्यास की बात करें तो देखिए, शिक्षण अधिगम के अभ्यास की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न करना क्या होगा दोस्त, वह बात किया जाए, वह सबसे पहले बात किया जाए तो आप देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न करना, या खेल की बात करते हैं, या बहस होगा, तो ये अभ्यास है, इसके माध्यम से क्या शिक्षण अधिगम की अभ्यास होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर शिक्षार्थी पात्रता की बात करें, जैसे साधन संपन्न, या पहल करना, या स्व जिम्मेदारी चलेगा, रचनात्मकता को, लचीले को बढ़ावा होगा, स्वतंत्रता को, आत्म अनुशासिता होगी, स्वयं निर्देशित होगा, चिंतनशीलता को बढ़ावा मिलेगा। जो शिक्षार्थी की पात्रता है इसको हम ध्यान देंगे, क्या देंगे, इसको हम आगे बढ़ाएं। जैसे अनुभवात्मक शिक्षा की बात करें तो शिक्षार्थी की इस पात्रता को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे साधन सम्मान है, उसके साथ साथ पहल को बढ़ावा देंगे, स्व जिम्मेदारी को, रचनात्मकता को, इन सभी को हम क्या, लचीलेपन को,
स्वतंत्रता को, आत्म अनुभूत, अनुशासिता को, स्वयं निर्देशित को, इन सभी को हम क्या करेंगे, बढ़ावा। शिक्षार्थी के पात्रता की बात करेंगे, इसमें शिक्षा अधिगम के अभ्यास की बात होगी। इसमें सीखने का वातावरण पर हम जोर देंगे, सीखने का जो वातावरण है कैसे क्रिएट करें, शिक्षार्थी का सम्मान करना। जब शिक्षार्थी जो सीखने का वातावरण कैसे करेंगे, शिक्षार्थी का सम्मान, देखिए सब व्यक्ति का सम्मान करना जरूरी है, हर व्यक्ति अपने आप को सभी का सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार से जब सीखने के वातावरण को हम क्रिएट करें तो शिक्षार्थी का सम्मान करें, मतभेदों का महत्व दें, जो मतभेद है जो उनको क्या दें, उनको हम जो, जैसे मतभेद का मतलब है कि हमारा विचार अलग, दूसरे बच्चे का विचार अलग होगा, उनका हम क्या करें, महत्व देंगे। झगड़ों का समाधान, अगर कोई बच्चा झगड़ा कर रहा है तो अगर देखिए सीखने का वातावरण, सीखने का जो झगड़ों का समाधान, अगर कोई बच्चा झगड़ा करे उसको हम अलग अलग करेंगे, चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यही तरह झगड़ों का समाधान करेंगे। जानकारी ढूंढने का, जैसे माहौल कैसा होना चाहिए, जानकारी ढूंढने वाला होना चाहिए, पहल करने वाला होना चाहिए, खुद की जिम्मेदारी लेने वाला माहौल होना चाहिए। सीखने की जो वातावरण है वह वैसा होना चाहिए, खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, टीम वर्क हो, सहयोग हो, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करें, अन्वेषण करने की स्वतंत्रता हो, जो आप खोज रहे हो आपको फ्रीडम हो पूरी तरीके से, गलतियों के लिए स्वीकृति हो, मतलब आप गलती कर दिए तो स्वीकृति मिल जाए, मतलब कोई बात डांट डपट ना हो, मतलब स्वीकृति मिल जाए। आगे बात कर रहा है स्वीकृति हो, आगे कर रहा दोस्त, कर रहा कि छात्रों की ताकत पर निर्माण, छात्रों की ताकत पर क्या हो, निर्माण हो, सकारात्मक रिश्ते हो और देखभाल की संस्कृति हो, मतलब देखभाल की कल्चर हो, उसके साथ साथ कर रहा है सकारात्मक रिश्ते, जैसे टीचर और स्टूडेंट का क्या हो, जो रिलेशन हो वह एक सकारात्मक हो, एक सकारात्मक होगा तो बच्चा अलग अपने आराम से अपने टीचर की, अपने बातों को टीचर से एकदम भयमुक्त तरीके से, मतलब भययुक्त नहीं, भयमुक्त बोलेंगे, भय जो भययुक्त तरीके से क्या करेगा, वह भयमुक्त तरीके से, भययुक्त नहीं भयमुक्त देखेंगे, भय मुक्त मतलब वो डर नहीं, मतलब जब डर नहीं रहेगा, मतलब बच्चे में क्या होगा, जब टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होगा सही होगा तो बच्चा क्या करेगा, अपनी बातों को अच्छे से टीचर से कह पाएगा। तो जब आप सीखने का वातावरण ऐसे क्रिएट करेंगे, देखिए जो सीखने का वातावरण है, तो आप देख पाए सीखने का वातावरण इस सभी पर डिपेंड करता है, इन सभी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो शिक्षार्थी की पात्रता है वह इस पर डिपेंड करता है, मतलब जो पात्रता हम क्या करेंगे, साधन संपन्न बनाएंगे पहल करने पर, इन सभी का शिक्षार्थी का जो पात्रता है। वहीं पर बात की जाए शिक्षक अधिगम का क्या अभ्यास है, तो इन सभी पर हम अभ्यास करेंगे, इस सभी चीज़ों पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। आगे बात किया जाए, आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे केस स्टडी पर, क्या करेंगे, केस स्टडी पर बात करेंगे, जो आधारित शिक्षा है इस पर हम समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सभी ने क्या दिया, देखा, जो बात किया जाए वह हमने देखा अनुभवात्मक अधिगम पर चीज़ें देखने की कोशिश की। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है, जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज समझने की कोशिश किया है, उसमें से सबसे पहले अनुभवात्मक शिक्षा पर हम सभी ने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। लेकिन कल की क्लास में जब हम पढ़ेंगे वह केस स्टडी बेस्ड होगा, मतलब केस स्टडी बेस्ड का मतलब होता है एक तरीके से क्या होता है, इसमें क्रमबद्धता को ध्यान में रखा जाता है, अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें हैं, को कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे दोस्त। आप सभी को पूरी तरीके से यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी के ध्यान दें, आप सभी के पेपर में इसी तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे केस स्टडी वाला। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार क्लास एंड हो तो एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू मित्र।